ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। बाजार की दशा एवं दिशा समझे। आप देखेंगे कहावतें समय, काल और परिस्थितियों की हर कसौटी पर अपनी सार्थकता सिद्ध करती आई हैं। और इसमें अगर आप देखें, एक पुरानी कहावत है कि अपने सभी फल एक ही टोकरी में ना रखें। यह कहावत जीवन की अंतर्निहित सीख के साथ ही वित्तीय अनुशासन एवं नियोजन के मोर्चे पर भी उतनी ही सटीक बैठती है। एक सदाबहार वित्तीय सलाह यह दी जाती है कि कभी भी लेवल एक राजस्व स्रोत पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई व्यक्ति भले ही किसी पेशे में हो और उसके लिए आय के विभिन्न स्रोत विकसित करना सदैव लाभदायक होता है। और उदारवाद से पूर्व के भारतीय मध्य वर्ग की बात करें तो उसकी बचत मुख्य रूप से बैंक डिपॉजिट, बीमा, रियल एस्टेट और सोने में निवेश से होती रही है। ब्याज और किराए से होने वाली कमाई ने एक सामान्य परिवार के राजस्व को की धारा को विविधता प्रदान की है। समय के साथ निवेश की के अपेक्षाकृत जटिल किंतु परिष्कृत माध्यमों का भी उभार हुआ है। सीधे इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंडों के माध्यम से पूंजी बाजार में दांव लगा रहे लोगों ने उल्लेखनीय लाभ का मंत्र तलाशा है। यदि शेयर निवेशकों की पहली पीढ़ी के लिए शेयरों पर डिविडेंड वस्तुतः कर मुक्त आय एक महत्वपूर्ण स्रोत बना, तो अनुवर्ती पीढ़ियों को मूल मूल पूंजी में अत्यधिक वृद्धि के पहलू ने लुभाया और शेयर बाजार में निवेश ने अन्य निवेश माध्यमों में बढ़ोतरी को पीछे छोड़ दिया है। उदारवाद के उपरांत भारत निवेश सलाहकारों के एक नए वर्ग के उभार का साक्षी बना है। ये सलाहकार अपने ग्राहकों को असंख्य निवेश विकल्पों के चयन में सहायक बनने लगे हैं। कोरोना महामारी के बाद पूंजी बाजार निवेशकों की संख्या में व्यापक प्रसार हुआ। इक्विटी निवेश भले ही एक पुरानी अवधारणा हो, लेकिन बीते 5 वर्षों के दौरान इसमें अभूतपूर्व तेजी दिखती और निवेशकों की संख्या से लेकर निवेश की मात्रा कई गुना बढ़ी। इस तेजी का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते 4 वर्षों के दौरान डीमेट खातों की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गई है और इक्विटी फंडों में SIP सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और सितंबर के अंत तक भारतीय शेयर बाजार अकल्पनीय तेजी पर सवार रहा और ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा, किंतु पिछले 2 महीने से बाजार में 10% से अधिक की गिरावट आई है। चूंकि निवेशकों की एक बड़ी संख्या ने महामारी के बाद पहली बार बाजार में कदम रखा, तो व्यापक संपत्ति अवमूल्यन का यह उनका पहला अनुभव है जहां उनके निवेश में इतना ह्रास हुआ हो। और आप देखेंगे कि ऐसे में कुछ घबराहट और यहां तक कि कोहराम की स्थिति स्वाभाविक ही है। स्थायी एवं स्थिर निवेश परिदृश्य के लिए इस प्रकार का माहौल प्रतिकूल होता है। इस कोलाहल को शांत करने के लिए कुछ आधारभूत पहलुओं पर दृष्टि डालना उपयोगी हो सकता है। विगत वर्षों में ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते पूंजी बाजार में इतना भारी निवेश हुआ, और पूंजीगत लाभ के बहुत ही स्वाभाविक कारण से इतर एक महत्वपूर्ण किंतु कम चर्चित कारण भारत में कराधान नीति से जुड़ा है। इफेक्टिव इनकम, नियत आय से जुड़ी सभी योजनाओं पर वर्तमान में करों की सर्वाधिक दरें लागू होती हैं। चाहे बैंक डिपॉजिट हो या डेब्ट, म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट लिंक्ड डिवेंचर, सभी पर टैक्स आपकी आय के अनुसार लगाया जाता है, जो अधिकतम 40% से अधिक तक हो सकता है। कुछ समय पहले एक भिन्न कराधान नीति अस्तित्व में थी और जहां इनमें से कुछ पर इंडेक्सेशन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता था और उससे टैक्स का बोझ कुछ घट जाता था। और वर्तमान कर प्रणाली में फिक्स्ड इनकम निवेशों पर टैक्स देने के बाद आय की काफी कम हो गई है और जो महंगाई की दर के अनुरूप ही भी नहीं रह जाती है। आवश्यक नहीं कि इसे टैक्स नीति की आलोचना के रूप में ही लिया जाए। और इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि एक प्रकृति के सभी निवेशों पर समान टैक्स नीति होनी चाहिए। निवेशक अपना निर्णय संबंधित योजना की गुणवत्ता के आधार पर ले, ना कि उससे मिलने वाले अनुचित एवं विभिन्नतापूर्ण टैक्स लाभ को ध्यान में रखकर। हालांकि इसकी स्वाभाविक प्रतिगामी परिणति यही हुई कि निवेशक अपर्याप्त जानकारियों के बावजूद इक्विटी की ओर जाने पर विवश है। और निवेशकों को समझना होगा कि निवेश परिसंपत्तियों में पर्याप्त चक्रीय रुझान देखने को मिलता है और इसमें आप देखिए शिखर से लेकर तलहटी की स्थिति अपरिहार्य है। बाजार को प्रभावित करने वाले बेशुमार कारक हैं और वास्तव में उन पर किसी का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता है। उदाहरण स्वरूप आप देखिए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के आसार हैं
और जिससे कंपनियों के लाभ और विवेकाधीन खर्चों में बढ़ोतरी होगी और इसका लाभ अमेरिका में सक्रिय भारतीय कंपनियों को भी मिलना चाहिए। दूसरी ओर टैरिफ दरें बढ़ने का भी डर है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उससे हम भी अछूते नहीं रह पाएंगे। संस्थागत निवेशकों का उभरते बाजार से सुरक्षित ठिकानों की ओर पूंजी पलायन, मुद्रा उन्मूलन, सैन्य संघर्ष एवं टकराव और राजनीतिक अस्थिरता भी बाजार में गिरावट का कारण बनते हैं। कई और भी गूढ़ पहलू हैं और इनकी सही समझ और सेहत आचरण ही आपको बाजार के झंझावटों से बचाएगा। शेयर निवेश कोई अटकलबाजी का खेल नहीं है और निवेश के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र या कंपनी के व्यवसाय क्षमताओं और भविष्य की संभावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः सामान्य स्वीकृत सिद्धांत यही कहता है कि इक्विटी निवेशक को दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कम से कम 3 से 5 वर्षों के लिए निवेश करना चाहिए। ऐसा आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अन्य लुभावने विकल्प उपलब्ध नहीं है, किंतु तरलता एवं वृद्धि का उत्कृष्ट समन्वय इक्विटी निवेश को एक अलग ही आकर्षण प्रदान करता है। उचित होगा यदि निवेशक वर्ग के लिए जागरूकता कार्यक्रम और ढांचागत शिक्षा की व्यवस्था संभव हो पाए। क्या बाजार में और गिरावट आएगी? बाजार की अनिश्चितता ही उसका सर्वाधिक सुनिश्चित पहलू होती है। स्मरण रखिए कि ऊंचे प्रतिफल के साथ अमूमन कुछ जोखिम भी जुड़ा होता है। जोखिम को समाप्त करना तो असंभव है, लेकिन उसे कम करने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। सोचा समझा जोखिम और सही जानकारियों के आधार पर लिए गए निर्णय ही आगे बढ़ने की इकलौती राह होगी। आप लोग क्या सोचते हैं? ये किसके द्वारा लिखा गया आर्टिकल? ये आप देखिए तरुण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा, ठीक है। अवैध निर्माण के खिलाफ खुली राय। ये पिछले दिनों बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विभिन्न लोगों की ओर से चाहे जैसी भी व्याख्या की गई हो, सच यह है कि इस फैसले ने सभी की शंकाओं का समाधान कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। उसने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के संबंध में पूरे देश के लिए पारदर्शी दिशा निर्देश पारित किया है। इस पर एक वर्ग कह रहा है कि अब बुलडोजर न्याय अथवा अन्याय का पटाक्षेप हो गया है। दूसरा वर्ग कह रहा है कि बुलडोजर मामा बुलडोजर बाबा का युग समाप्त हो गया है। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि अब बुलडोजर सदैव के लिए गैरेज में बंद हो गए हैं। निसंदेह भावनाएं न्याय से कम और राजनीति से ज्यादा प्रेरित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि असंवैधानिक ढांचों पर कार्रवाई संभव नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसका आदेश किसी भी अवैधानिक भवन, सार्वजनिक स्थान पर निर्मित भवन, रेलवे की संपत्ति, जलाशय या ऐसी किसी संपत्ति पर प्रभावी नहीं होगा जिसके ध्वस्तीकरण का आदेश किसी न्यायालय की ओर से दिया गया है। और उसके आदेश से यह भी साफ किया गया कि यदि किसी आरोपी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है अथवा वह दोषी सिद्ध हो चुका है, तब भी उसका अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है। और आप देखिए, गैर कानूनी निर्माण के ध्वस्तीकरण की जो भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई वह संविधान सम्मत है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आरोपी को 15 दिन पूर्व नोटिस देना होगा और इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी को भेजनी होगी। फिर जिलाधिकारी एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो पूरे प्रकरण की सुनवाई करेगा। इसके बाद ध्वस्तीकरण आवश्यक होगा तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। इस दौरान वहां संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले भवन स्वामी को पूरा अवसर देना होगा कि वह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वह स्वयं कर ले। यदि संबंधित भवन पूरी तरीके से वैधानिक है तो उसकी स्वामी गंभीर अपराधों में वांछित हो अथवा दंडित हो तो ऐसे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमान्य होगी। यदि संबंधित भवन में कुछ अनियमितताएं और भूस्वामी भले ही आरोपी हो या घोषित अपराध, फिर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी और इन दिशा निर्देशों की अवहेलना को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और ध्वस्तीकरण का हर्जाना अधिकारियों के वेतन से दिया जाएगा। और विगत 7 वर्षों में आप देखिए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लगभग 2000 प्रकरण प्रकाश में आए हैं और जिनमें अकेले 1500 उत्तर प्रदेश में है। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में लगभग आप देखिए 70,000 एकड़ अनाधिकृत तरीके से और गुंडागर्दी से कब्जाई हुई भूमि मुक्त कराई गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद ने जिन भूखंडों पर कब्जा किया था उन्हें खाली कराकर निर्धन वर्गों के लोगों के लिए आवास बनाकर आवंटित किए गए हैं। इसी तरह जलाशयों पर किए गए अवैधानिक निर्माण को ध्वस्त कर जनता को समर्पित किए गए हैं। वास्तव में कुछ स्थानों पर भूमाफियाओं द्वारा सरकारी और समाज के दुर्बल वर्ग की जमीन को लूट की भयावह स्थिति थी। यह एक सच्चाई है कि निस्वार्थ से प्रेरित कुछ तत्व भूमाफिया का परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन करते हैं। इन तत्वों द्वारा सरकारी भूमि और आप देखते हैं संपत्ति की लूट की ना कभी आलोचना की जाती है और ना ही निंदा, अपितु जब कभी शासन प्रशासन ने अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की तो उनकी ओर से उसका प्रबल विरोध किया गया। अक्सर बड़ी संख्या में रोहिंग्या वैधानिक रूप से आए हुए बांग्लादेशी नागरिकों को बचाने के लिए ऐसे ही स्वार्थी
तत्व उन्हें नकली पहचान पत्र, आधार कार्ड और आदि उपलब्ध कराने का काम करते हैं। यह अस्वीकार है। जो लोग वोट बैंक के लोभ में घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत का नागरिक बनाने का काम करते हैं, वे राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ ही करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का उल्लेख हुआ है ना, तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश आपका। यह समझा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को मान्यता, ये आप देखिए, मान्यता नहीं दी और ना ही उसके प्रति नरमी बरती है। लखनऊ में अकबर नगर पूरी तरह अवैध कॉलोनी थी और आप देखिए न्यायालय के आदेश पर उसे ध्वस्त किया गया, परंतु यह सफलता उत्तराखंड के बनभूलपुरा में नहीं मिल सकी। यह ध्यान रहे कि सरकारी अथवा गैर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण अकस्मात नहीं हो जाते हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण धीरे धीरे ये बड़ा आकार ले लेते हैं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा अपराधी और असामाजिक तत्व योजनाबद्ध तरीके से कराते हैं। जब उसे हटाने का प्रयास किया जाता है तो वे हंगामा करते हैं। आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, गूगल अर्थ आदि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जिससे अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव है। सर्वोच्च न्यायालय के दिए निर्देश के आलोक में हर राज्य के शासन को इस कार्य हेतु एक टास्क फोर्स का गठन करने पर विचार करना चाहिए और युद्ध स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे देश की बहुमूल्य संपत्ति अराजक तत्वों के हाथ में ना जाने पाए। और यह समय की मांग है, अतिक्रमण की गई संपत्ति को वापस लिया जाए और संगठित अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए और इसमें संलिप्त अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है और जिससे अपराधियों, अधिकारियों एवं नेताओं का आपराधिक गठजोड़ टूट सके। लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, इनका नाम है विक्रम सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। ये आप देखिए, यहाँ अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ऊर्जा संस्कार। तो धर्म स्थलों में जाकर गुहार लगाने से भौतिक वस्तुओं की यदि प्राप्ति होती रहती तो फिर उद्यम या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और जिसने भी इस तरह के उपायों को अपनाया उन्हें अंत में निराशा ही होती है। ऐसे लोग प्रार्थना की महत्ता नहीं जानते। धार्मिक स्थलों पर जाने का उद्देश्य अच्छे संस्कार आचरण अपनाने के लिए हो तो बेहतर है। धर्म स्थलों पर जब कभी प्रसाद के रूप में कुछ भी मिलता है तब लोग उसे घर परिवार के सदस्यों में बांटते हैं, लेकिन यदि किसी उपदेशक ने अच्छे संस्कारों को अपनाने की सलाह दी हो तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। उपदेशक समूह में यदि संदेश देता है तो सदैव सत्य बोलो, असत्य बोलने से इष्ट देव नाराज होते हैं। अनीति पूर्वक काम ना करो तो उपस्थित लोगों में अधिकांश को महसूस यही होता है कि यह उपदेश मेरे लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए है। हमें धर्म पथ पर चलते हुए अच्छे विचार तथा संस्कार की प्रार्थना करनी चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, दीन दयाल बिरदू संभारी, हरिओ नाथ मम संकट भारी। इसमें रुपये पैसे गाड़ी बंगला का नहीं बल्कि मानसिक विकारों से ग्रस्त मन को संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई है। और क्योंकि जीवन में लोभ, लालच, क्रोध, हीनता की भावना प्रवेश करती रहती है, इनमें मन दुविधाग्रस्त होता है, व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है और जबकि आत्मबल ही ईश्वरी शक्ति है। पंक्ति नर हो ना निराश करो मन को से यही ध्वनित होता है कि जिसका आत्मबल सशक्त होता है वह नर ही नहीं बल्कि नारायण हो जाता है और मजबूत आत्मबल मनुष्य को नारायण स्वरूप प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में कोई कार्य असंभव नहीं लगता है, नकारात्मक कार्यों की ओर मन नहीं जाता है। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है। बातें तो अच्छी अच्छी दुनिया में हैं और हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें लिखी गई हैं, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, खतरनाक रूप लेता युद्ध। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जब यह माना जा रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध समाप्त हो सकता है, तब वह खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। इसका कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को ऐसे हथियारों से लैस करने का फैसला किया जिससे वह रूस का मुकाबला करने में सक्षम हो सके और इस क्रम में उन्होंने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। और आप देखेंगे कि यह अनुमति मिलते ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करने में देर नहीं की है और उसने रूस के खिलाफ ब्रिटेन से भी मिली मिसाइलों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद जवाब में रूस ने भी अपने तेवर दिखाते हुए पहली बार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन को निशाना बनाया। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले दिन से चेता रहे हैं कि यदि अमेरिका यूक्रेन के बचाव में आगे आते हैं तो इस युद्ध में उनका सीधा दखल मानेंगे। अब रूस ने यूक्रेन के साथ अमेरिका यूरोपीय देशों को धमकाने के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के नियमों में बदलाव करने के साथ ही यह भी कहा कि वह पोलैंड स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना
बनाएगा। पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेकिन यह ठीक नहीं है। जिस युद्ध के समाप्त होने की आशा जगी थी उसको और भड़काने की आशंका पैदा हो गई। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा जा रहा है कि वह अपना पद छोड़ने के पहले हालात बिगाड़ने के साथ विश्व को तीसरे युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और कहते हैं कि अमेरिका और बाकी देश मदद ना कर रहे होते हैं यूक्रेन की, तो कब का यूक्रेन ये युद्ध हार गया होता। इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं वो पीछे से। जो बाइडेन के फैसले की आलोचना अमेरिका में ही हो रही है, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि उन्होंने यूक्रेन को घातक हथियार देने का निर्णय उन खबरों के सामने आने के बाद किया। रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया की सेनाएं मोर्चे पर आ डटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने फैसले को उचित ठहरा सकते हैं, लेकिन इससे भी इंकार नहीं कि उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच छिड़े 33 माह पुराने युद्ध को समाप्त करने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं की है। अमेरिका की तरह यूरोपीय देशों ने भी उन कारणों का निवारण करने की जहमत नहीं उठाई, और जिनके चलते रूस की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी गई हैं, और जिन्हें दूर करने के बहाने उसने यूक्रेन को निशाना बनाया। वैसे यह समझना भी कठिन है कि रूस यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर क्या हासिल कर लेगा। अब जब रूस से यूक्रेन युद्ध भड़कने की आशंका बढ़ गई और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने में देर है, तब भारतीय प्रधानमंत्री के बीच बचाव के लिए आगे आना चाहिए। वह इसमें सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि अंततः कोई ना कोई समझौता होगा ही, आज नहीं कल होगा। और देखिए, एक और बात बता दूं आपको कि कहते हैं कि ये अमेरिका है ना, ये चाहता है कि अशांति बनी रहे दुनिया में। कार्यशैली पर सवाल आप देखेंगे। परिवहन निगम की पुरानी बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद यात्रियों के सामने आई समस्या का थोड़ा समाधान उत्तराखंड सरकार के हस्तक्षेप के बाद होता दिख रहा है। इस पूरे प्रकरण ने परिवहन निगम प्रबंधन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया। राज्य गठन के 24 वर्ष बाद भी परिवहन निगम पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। आज भी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन निगम सरकार के भरोसे रहता है। इसलिए यह पता होने के बावजूद कि नई दिल्ली में BS-6 श्रेणी की बसों का ही प्रवेश अनुमन है, परिवहन निगम इस संबंध में लापरवाह बना रहा। बहुत अधिक प्रदूषण के कारण जब दिल्ली सरकार ने सख्ती की, तो इस मार्ग पर संचालित 504 में से 194 बसों को खड़ा करना पड़ा। यह स्थिति तब है जब निगम, आप देखते हैं कि निगम की आय का सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली मार्ग पर बस संचालन से ही प्राप्त होता है। यह बात सही है कि निगम लगातार घाटे में चल रहा है और इस कारण नई बसों को खरीदने में सक्षम नहीं है। और लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि निगम इस ओर ध्यान ही ना दे। दिल्ली मार्ग को लाभप्रद मार्ग बताते हुए निगम कई अन्य मार्गों पर बसों के संचालन से कन्नी काटता रहा है। पर्वतीय मार्गों पर सीमित संख्या में बसें चल रही हैं और इन मार्गों को निगम घाटे का बताता है। लेकिन यह बात भी गौर करने वाली है कि इन्हीं मार्गों पर निजी बसें सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि निगम इन मार्गों पर प्रभावी सेवाएं दे रहा होता है, तो निश्चित रूप से निगम को जरूर लाभ मिलता है। आवश्यकता निगम प्रबंधन व्यावसायिक कार्यशैली अपनाने की है। ये दिल्ली आप देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अतीशी यहाँ की मुख्यमंत्री है। ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। बालिकाओं के स्वास्थ्य की चिंता। तो केंद्र सरकार ने स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नीति की रूपरेखा तैयार की है, और जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंजूरी दी है। बीते दिनों आप देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि इस पर कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी नीति को लागू करने से पहले स्कूलों में इसकी जमीनी स्थिति से संबंधित पहलुओं को स्पष्ट करे। इस नीति का उद्देश्य स्कूलों में छात्राओं के बीच मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाना, उनके दृष्टिकोण व्यवहार में बदलाव लाना है। साथ ही मासिक धर्म अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कर केंद्र राज्य सरकारों को से स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने, सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की मांग की है। देखिए, लड़कियों के हिसाब से मैं कहता हूँ, हर वर्ग के हिसाब से उनकी क्या जरूरतें हैं उसे ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे स्कूल आप लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ स्वच्छता का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ अलग से आप देखते हैं कि लड़कियों के लिए बाथरूम की सुविधा नहीं देखने को मिलेगी। उन्हें आप देखिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ। ज्ञात हो कि इससे पहले केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि देश के 97.5% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, और इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल हैं। 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए 16 लाख और लड़कियों के लिए 17.5 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया।
इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी छात्रों के लिए 2.5 लाख और छात्राओं के लिए 2.9 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस दिशा में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। लेकिन ग्रामीण आदिवासी इलाकों में रहने वाली महिलाओं लड़कियां अभी तक इस मुहिम से अछूती हैं। मासिक धर्म के दौरान पर्याप्त सफाई न रखने से संक्रमण जैसी कई खतरे बढ़ जाते हैं। आज भी गांव में रहने वाली लड़कियां मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। कई बार मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनका हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है और वह एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। महिलाओं के स्वस्थ रहने से एक पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। ऐसे में हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए आगे आना होगा। महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने के साथ ही उनके परिजनों को भी सचेत करना होगा। मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाना होगा। उन्हें निःशुल्क और सस्ते दामों पर सैनिटरी पैड्स मुहैया कराने पर जोर देना होगा। मासिक धर्म में प्रयोग होने वाली चीजों के ठीक से निस्तारण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। यह काम तब होगा जब महिलाओं के साथ पुरुष भी आगे आएंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर बात करने में आप देखते हैं कि लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। और हमारे देश की आप देखते हैं बड़ी खतरनाक परंपरा है। ये सब प्राकृतिक चीजें एक तरह से आप देखिए नॉर्मल सब इंसान में होता है। और आप देखिए कि जैसे केरल का सबरीमाला प्रकरण देखा होगा आप लोगों ने। वहां आप देखते हैं कि एक महिला जिसको जन्म देती है वो पुजारी वहां पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन एक महिला नहीं जा सकती है। महिला अछूत है और वो पुजारी शुद्ध है। बताइए कैसी परंपरा है। फिर आपने देखा है अदालत ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसके बाद वो वहां इजाजत मिली महिलाओं को जाने की। ये टिप्पणियां इन्हें भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ए पारंपरिक बनाम डिजिटल मीडिया, एक कंटेंट के मूल रचनाकार को मिले समुचित लाभ। यह आप देखेंगे कि सृजन की दुनिया में रचनात्मक कार्यों से जुड़ा यह सवाल काफी बड़ा है कि मौलिकता क्या है। अक्सर आप देखिए इस सवाल का जवाब इस सहमति पर जाकर समाप्त होता है कि कोई ऐसा नया विचार, आविष्कार या फिर नई रचना या सामग्री जो पहली बार सामने आई या जो पुरानी रचना में कोई नया सृजनात्मक सुधार हुआ तो वह मौलिक है। मौलिकता के इसी निर्धारण के साथ बौद्धिक संपदा के अधिकार यानी कॉपीराइट लोगों, समूहों या संगठनों को मिलते हैं। निश्चित ही यह कॉपीराइट काफी कीमती है। न केवल रुपए में इसकी गणना की जाती है बल्कि मूल सर्जक की ख्याति, संतुष्टि और किसी भी अन्य रूप में रॉयल्टी इसी से सुनिश्चित होती है। और आप देखते हैं कि सुनिश्चित होती है इसमें। और मशीनों दवाओं के विकास के साथ कलाओं में भी कॉपीराइट रॉयल्टी या कहीं की मुआवजे की कुछ अधिकार कायम है। लेकिन इन हर चीजों की डिजिटलीकरण और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ मौलिकता की रक्षा का प्रश्न धुंधलाता जा रहा है। और यहाँ तक कि मीडिया के क्षेत्र में भी यह चिंता प्रकट होने लगी है कि जो ज्ञान या फिर जानकारी पारंपरिक स्रोतों से पहली बार सामने आती है उसका डिजिटल मंचों पर दोबारा प्रयोग कॉपीराइट की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है। यह एक आप देखिए बड़ी नैतिक समस्या भी है। मेहनत पर डाका, हमारे देश में आप देखिए कंटेंट निर्माण के मामले में पारंपरिक मीडिया को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, परंतु विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां पारंपरिक मीडिया को उसके हक दिलाने के लिए कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया। पर समस्या यह है कि केवल एक सिरा है जहां गूगल, फेसबुक और यूट्यूब समेत तमाम डिजिटल मंच और उससे जुड़े असंख्य क्रिएटर कथित तौर पर अवैध रूप से बौद्धिक अधिकारों को धाता बताते हुए पारंपरिक सूचना स्रोतों की मेहनत पर डाका डाल रहे हैं। दूसरा नया सिरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की तरफ से पैदा हुआ है, जिसने रचनात्मक दुनिया में उथल पुथल पैदा कर दी है। हाल ही में इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब एक समाचार एजेंसी की शिकायत पर चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी ओपन एआई को दिल्ली हाई कोर्ट ने समन जारी किया। इस मामले को भारत में कॉपीराइट और एआई के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के संदर्भ में एक जरूरी पहल के रूप में देखा जा रहा है। असल में संबंधित समाचार एजेंसी की शिकायत थी कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी को हर किस्म के सवालों के जवाब देने के लिए जो डाटा उपलब्ध कराया और जिसके आधार पर उसे प्रशिक्षित किया गया, इसमें समाचार एजेंसी की सामग्री कंटेंट का बिना अनुमति के उपयोग किया गया है। यह कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। समाचार एजेंसी की तरह है कि चूंकि उसका कंटेंट, खबरें और फीचर आदि कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित हैं, इसलिए अनुमति के लिए बिना उन्हें उनका शब्दशः उपयोग करना गैर कानूनी। हालांकि शिकायत पर ओपन एआई ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि उसने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐसे कंटेंट का उपयोग किया जो ईमानदारी पूर्वक उपयोग, फेयर यूज और संबंधित सिद्धांतों के तहत संरक्षित है। लेकिन यहाँ सवाल है कि अगर कोई सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है तो क्या किसी को भी उसका मनमाना उपयोग करने या फिर नकल कॉपी करने का अधिकार मिल जाता है?
कॉपीराइट की संवेदनशीलता इस प्रसंग में यदि फार्मा उद्योग, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, फैशन डिजाइनिंग आदि क्षेत्रों की स्थिति को देखा जाए तो पता चलता है कि वहां पेटेंट और कॉपीराइट जैसे मुद्दों को लेकर कितनी अधिक संवेदनशीलता है। अगर कैंसर जैसे रोग की कोई प्रभावी दवा कोई फार्म कंपनी वर्षों के अनुसंधान, चिकित्सीय ट्रायल के आधार पर बनाकर उसके पेटेंट यानी कॉपीराइट लेती है तो उसकी नकल की कोशिश को अवैध ठहराया जाता है और ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। और वहां ऐसी नकल तैयार करने वाली कंपनियां यह कहकर नहीं बच सकती हैं कि फला दवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और ऐसा करके उसने समाज की भलाई का काम किया है। लेकिन जब ये मामला सूचना, ज्ञान व जानकारी उपलब्ध कराने वाली पारंपरिक स्रोतों के क्रेडिट से जुड़ते हैं तो बातों को घुमा फिराकर अपनी कमाई जायज ठहराने के प्रयास होने लगते हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सरकारें ऐसे मामलों में कठोर कानून बनाकर लागू करें और मूल रचनाकारों तथा पारंपरिक सूचना स्रोतों की मेहनत को देखते हुए उनके कॉपीराइट को हर हाल में सुरक्षित करें। सरकारें यह काम कड़े कानून बनाकर कर सकती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रावधान तो वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2021 में ट्रेजी कानून संशोधन, न्यूज मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी वार्निंग कोड यानी कि सौदेबाजी संहिता को पारित किया है। इस तरह का एक कानूनी प्रावधान कनाडा ने वर्ष 2023 में ऑनलाइन समाचार अधिनियम के रूप में लागू किया था। इन कानूनों का उद्देश्य गूगल व फेसबुक जैसे इंटरनेट कंपनियों को अपने मंचों पर प्रदर्शित सामग्री के लिए पारंपरिक, स्थानीय व क्षेत्रीय समाचार प्रकाशकों को मुआवजा देने या भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। हालांकि इस पर बहस कई वर्षों से हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई, जिसने आप देखिए 4 साल पहले संबंधित कोड बनाकर पारंपरिक मीडिया कंपनियों के लिए डिजिटल कंपनियों से सौदेबाजी करना आसान कर दिया। इस कानून के अंतर्गत इंटरनेट की दिग्गज कंपनियों के लिए जरूरी कर दिया गया और आप देखेंगे कि जरूरी कर दिया गया और वे कोई कंटेंट अपने मंच पर प्रकाशित करने से पहले मूल कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्रकाशकों को ठीक ठाक रकम मुआवजे के तौर पर चुकाएं। इसके बाद कनाडा ने 2023 में अपने कानून से यह सुनिश्चित किया कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां पारदर्शी तरीके से समाचार प्रदाताओं के खर्च, न्यूज रूट कास्ट के लगभग 1/3 के बराबर रकम का भुगतान करें। कनाडा के कानून को ऑस्ट्रेलियाई कोड में महत्वपूर्ण सुधार माना गया है। और आप देखिए ऐसी एक पहल भारत में भी 2022 में हुई थी। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने कनाडाई व अमेरिकी विशेषज्ञों को बुलाकर वर्चुअल डायलॉग आयोजित किया था। इसमें यह विचार किया गया था कि समाचार संगठनों, बड़ी टेक कंपनियों के बीच राजस्व कमाई के बंटवारे के अलावा समानता, निष्पक्षता को बढ़ावा देने की पहल कैसे हो। और इसमें यह विचार मंथन भी किया गया था कि प्रकाशकों और डिजिटल मंचों के संबंधों को किस प्रकार परिभाषित या डिकोड किया जाए ताकि आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान तेजी से निकल सके। पारंपरिक मीडिया से डिजिटल की कमाई तो मौलिक कंटेंट की कॉपीराइट और इससे जुड़े उल्लंघन के मामलों में यदि कुछ बुनियादी बातों पर समझ बन सके तो उम्मीद है कि भविष्य में ज्यादा झगड़े की नौबत ना आए। जैसे कि यह एक सच्चाई है कि आज के दौर में सूचना सामग्री, कंटेंट और समाचारों का उपयोग तेजी से पारंपरिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में आप देखें पारंपरिक मीडिया सूचना का वास्तविक स्रोत होने के बावजूद आर्थिक नुकसान झेलने की विवश हो रहे हैं। पारंपरिक मीडिया सामग्री जुटाने, प्रस्तुत करने में समय और धन लगा रहा है, लेकिन उसी कंटेंट को उठाकर कमाई डिजिटल मंच पर कर रहे हैं। भारत में तो यह विरोधाभास और तकलीफदेह है। कंटेंट उपयोग के मामले में हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है, जहां से गूगल, फेसबुक और एक्स जैसी इंटरनेट मीडिया कंपनियां बहुत कमाई करती हैं, लेकिन कमाई का जरा भी हिस्सा ना तो सरकार से टैक्स के रूप में और न ही मूल पारंपरिक मीडिया स्रोतों व विकासकों से साझा करती। इंटरनेट ट्रैफिक में दबदबे के बल पर गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां डिजिटल विज्ञापनों का 70 से 80% हिस्सा हड़प रही हैं और इनके कंटेंट में समाचारों की भूमिका को इससे समझ करते हैं कि गूगल की ट्रेंडिंग पूछताछ में 40% समाचारीय सामग्री से संबंधित होता है, लेकिन गूगल कोई समाचार पैदा नहीं करता है, ना ही उसके पास रिपोर्टर व समाचार एजेंसियां हैं, ना ही संपादक, ना ही पत्रकारों का नेटवर्क। और इससे यह भी स्पष्ट है कि वह खबरें पारंपरिक मीडिया से उठाता है, लेकिन उन्हें इसके बदले कुछ भी भुगतान नहीं करता है। ऐसे में गूगल, फेसबुक स्वयं तो चांदी कूट रहे हैं, लेकिन पारंपरिक मीडिया स्रोत अपने बढ़ते खर्च की साथ भारी घाटे में जा रहे हैं। जाहिर है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के मामले में अगर पारंपरिक मीडिया के नैतिक हक सुरक्षित नहीं किए गए तो ना तो रोजगार पैदा होंगे, ना समाचारों की सत्यता और तथ्यात्मक का कोई ठोर आप देखिए सुरक्षित रहेगा। अच्छा हो कि सरकार इसमें दखल दे ताकि समाचार उद्योग का घाटा कम हो, संबंधित कंपनियां लाभ में आएं और रोजगार सृजन करके विदेश के टिकाऊ विकास में योगदान दें। और इंटरनेट मीडिया कंपनियों का पक्ष, पारंपरिक मीडिया स्रोतों के कंटेंट का गैर कानूनी उपयोग करने का आरोप जिन डिजिटल मंचों पर लगा उनमें गूगल, फेसबुक सबसे प्रमुख है। इन्हीं दोनों इंटरनेट कंपनियों में सबसे पहले
लागू हुई ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत वहां की सरकार के सामने यह शर्त मंजूर की थी कि वे पारंपरिक समाचार संगठनों को न केवल उनके कंटेंट के लिए भुगतान करें बल्कि सार्वजनिक हित को की पत्रकारिता को कायम रखने के लिए मदद करें। वैसे गूगल ने इस कानून को ऑस्ट्रेलिया में अपने निवेश और कारोबार के प्रति असंगत और अनुचित हस्तक्षेप ठहराया था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। ये आप देखिए झारखंड में 81 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, 23 को रिजल्ट आएगा, उसी की बातें हो रही हैं। और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए हुआ था। ये विमर्श के बदलाव कटेंगे बटेंगे, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। ये सब आर्टिकल आपको पढ़ना है तो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है, वहाँ इसकी PDF आपको मिल जाती है। तो परीक्षा के लिए जो जरूरी रहते हैं उन पर हम बात करते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, अब आपका कोई मेरे लिए सुझाव हुआ करे, सवाल हुआ करे तो पूछ सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।